नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव त्रिपाठी द जुनून शो के पॉडकास्ट में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने ये यात्रा शुरू की थी पिछले महीने जब आदरणीय श्री मधुकर मिश्र जी के साथ हमारा पॉडकास्ट यूट्यूब पे आया था और उसको चाहने वालों ने अच्छे से स्वीकार किया। कुछ लोगों ने फ़ोन करके हौसला अफजाई भी की, जिसे सुनकर बहुत अच्छा लगा और ये जानकर हर्ष हुआ कि अभी भी श्रोता और दर्शक ऐसे हैं जो पॉडकास्ट के ज़रिए साहित्य से जुड़ना चाहते हैं, साहित्य के बारे में जानना चाहते हैं। उसी दिशा में हमारा ये प्रयत्न था कि उसके बाद मधुकर मिश्र जी के बाद कुछ और ऐसी शख्सियतों को लाया जाए जिनका साहित्य में योगदान रहा है और जिन्होंने अपनी एक जगह बनाई है। मैं ये बात स्पष्ट करना चाहूँगा यहाँ पे कि हमारा पॉडकास्ट सिर्फ साहित्य तक सीमित नहीं रहेगा, लेकिन चूँकि हमारी साहित्य में रुचि है, हमारी ऐसे लोगों से हम नवचेतना में जुड़े हुए हैं जिनका साहित्य में अच्छा खासा इंटरेस्ट है, तो जहाँ तक हम अभी शुरू में कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोगों से या ऐसे लोगों के बारे में बातचीत की जाए जिनका साहित्य में अप्रतिम योगदान रहा है। जब इस पॉडकास्ट में हम किसी को लाने की बात सोच रहे थे, उसी दौरान दर्शकों श्रोताओं आपने देखा होगा, आपको समाचार मिला होगा कि 28 मई को एक बहुत बड़े शायर, जिनको जनरली लोग बोलते हैं उर्दू के शायर, यहाँ पे मैं स्पष्ट कर दूं कि उर्दू और हिंदी के खानों में विभाजित करने के बजाय अगर हम उनको बोलें हिंदुस्तानी शायर, तो मेरी इस तुच्छ सी राय में ये बिल्कुल सही डिस्क्रिप्शन होगा उनका। बशीर बद्र साहब का इंतकाल हो गया, उनका निधन हो गया और उसके बाद आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर भी और आम जनमानस में भी बहुत से लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी, बहुत से लोगों ने उनको अलग अलग तरीके से याद किया। हम भी उनको याद करना चाह रहे थे और उसी दौरान ये पॉडकास्ट बनाना चाह रहे थे, लेकिन फिर हमने देखा कि प्रतिक्रियाएं अलग अलग ज़रिए से, अलग अलग तरीक़ों से आ रही थी, तो ज़रा उनको सुन लें और उसके बाद फिर अपना ये शो करें जिसमें हम बशीर बद्र को जिस नज़रिए से हम देखते हैं वो नज़रिया आपसे साझा करें और उस पर आपकी प्रतिक्रियाएं देखें। दोस्तों, बशीर बद्र उर्दू अदब में, और मैं अदब वर्ड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे सोच समझ के, पिछले 50 बरस से 50 बरस के ऊपर ही होगा कि सबसे नामचीन शायरों में से रहे। यहाँ पर दोस्तों ये आप शाश्वत विषय है डिबेट का कि जो लोकप्रिय है क्या उसको काबिल मान लिया जाए, ये हमेशा रहेगा। और अदब के जो जानने वाले लोग हैं, जिनके लिए अदब सिर्फ जो लिखित है वही है, वो हमेशा ऐसे लोगों के साथ मतलब उनका एक अलग नज़रिया रहेगा ये समझने का, साहित्य को समझने का, साहित्य का प्रभाव आम जनमानस पे क्या है उसको समझने का उनका नज़रिया है वो, क्योंकि साहित्य को जो कुछ लिखा गया है उसी को मानते हैं कि वही साहित्य है। वो हमारी जो हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की एक वाचिक परंपरा है उसको हमेशा से नकारते रहे हैं, उसको हमेशा से तुच्छ मानते रहे हैं। उनका ये मानना है कि आप सस्ती लोकप्रियता के पीछे पड़ जाते हैं, सस्ती लोकप्रियता जो है वो आपको काबिल नहीं बना सकती। मैं पूरी माजरत के साथ इस विचार से सहमत नहीं हूँ और मेरे जैसे मुझे मालूम है कई लोग हैं जो इस विचार से बिल्कुल सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि हिंदुस्तान में लोक उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है या उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है शास्त्र से। ये हमारी वाचिक परंपरा आज से नहीं है, ये इस पर तो कई बार कितनी चर्चा हो चुकी है कि हमारी पहली जो परंपरा थी वो वाचिक ही हुआ करती थी। वो पीढ़ी दर पीढ़ी ऋषि मुनि अपने शिष्यों को पूरे वेद, पूरे रामायण, रामचरितमानस तो बाद में आई, ये सब कंठस्थ करा के अपने शिष्यों को आगे बढ़वाते थे त्रुटिहीन तरीके से। वाचिक परंपरा का ये हमारे यहाँ एक वो परंपरा रही है जो सनातन से चली आ रही है, बोल करके। आप इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि गाँव में जाइए तो आपको ऐसी ऐसी लोकोक्तियाँ सुनने को मिलेंगी जिसका कोई सिर पैर नहीं है। किसी को नहीं मालूम है कि किसने कहा था, किसी को नहीं मालूम है कि इसकी जड़ें कहाँ हैं, लेकिन सबको ये मालूम है कि हमारे दादाजी ने हमको सुनाया था, उनके दादाजी को उन्होंने सुनाया था। इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें चली आ रही हैं।
तो वाचिक परंपरा का हमारे समाज में जो स्थान है वो मुझे नहीं लगता कि बाकी संस्कृतियों में कुछ उसको उसी तरीके से, उसी ग्रेविटास के साथ देखा जाता होगा। तो मैं देखिए बशीर बद्र के बारे में बात कर रहा था। मेरा ये मानना है मित्रों कि बशीर बद्र साहब पिछले 50 वर्षों में सबसे ज्यादा कोट किए जाने वाले शायर हैं। आम जनमानस से लेकर संसद के गलियारों तक या बड़े बड़े नेताओं के भाषणों से लेकर साहित्य की गोष्ठियों तक, हर जगह उनके शेरों की बैठ रही है। अनगिनत शेर हैं, अनगिनत। इससे बड़ा किसी शायर के लिए और रुतबे वाली बात क्या हो सकती है कि आम जनमानस के जबान पर आपके 2 मिसरे पीढ़ी दर पीढ़ी आते चले जा रहे हैं। यही उनकी पहचान और यही उनका रुतबा बहुत से लोगों के आंख में हमेशा खटकता रहा। लोकप्रिय हो गए, मुशायरों में उनकी पैठ बढ़ी, मुशायरों के हवाले से। और बशीर बद्र एक उस तरह के खास शायर की कैटेगरी में आएंगे जो कवि सम्मेलनों में भी उतना ही ज्यादा बुलाए जाते थे जितना मुशायरों में। हालांकि इन दोनों में कोई फर्क करना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन ठीक है, भाषा अपनी अपनी है। उर्दू अलग भाषा मानी जाती है, हिंदी अलग भाषा मानी जाती है, लेकिन दोनों आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। दोनों इसी खालिस ज़मीन की पैदाइश हैं। तो ये मान लेना कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है और हिंदी जो है हिंदुओं की भाषा है, एकदम एकदम गलत प्रेमाइस पे ये आर्गुमेंट है। सस्टेन नहीं कर सकता ये। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसको बोला जाएगा कि मैं हिंदी में पॉडकास्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें कितने उर्दू के लफ्ज़ आ रहे हैं न चाहते हुए भी मैं बता नहीं सकता, क्योंकि शुरू से हमने यही भाषा बोली है। तो इसमें ये सेपरेट करना कि नहीं ये उर्दू है ये हिंदी है, हमेशा से मुश्किल काम रहा है। तो बशीर बद्र साहब की जो पॉपुलैरिटी थी, जो उनकी पैठ थी आम जनमानस में, चाहे वो मुसलमान तबका हो, चाहे वो हिंदू तबका हो, चाहे वो साहित्य की गोष्ठियाँ हो, चाहे वो मुशायरों का मंच हो, उनके शेरों ने जो लोगों में पैठ बनाई वो पिछले 50 वर्षों में मेरी नज़र में, हम जैसे तुच्छ लोग हैं जो जिनको शायरी का शौक़ रहा है, जो छोटे मोटे तुकबंदियाँ कर लेते हैं, जो पढ़ते रहते हैं थोड़ा बहुत, उनकी नज़र में उनसे ज़्यादा कोटेड शायर पिछले 50 वर्षों में कोई नहीं हुआ है। उनका जन्म हम सब लोग जानते हैं, वो अभी जो अयोध्या फैज़ाबाद अवध वाला जो रीजन है उसी में हुआ है। अभी उसको लेकर के भी कुछ शुरू हुआ है कि हमने जो उनका जीवन परिचय पढ़ा है, उनकी किताबों में जब पीछे परिचय दिया जाता है तो उसमें लिखा रहता है कि वो अयोध्या की पैदाइश है उनकी। अभी उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे लोग ऐसे करके आ रहे हैं, शायद अभी जो अम्बेडकर नगर जिला है वहाँ पर उनका गाँव है। बहरहाल ये माना जा सकता है कि उनकी पैदाइश अवध क्षेत्र की रही है और उनकी शिक्षा दीक्षा हम सब लोग जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में थे। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शायद पीएचडी के छात्र होते हुए उनकी गज़लें करिकुलम में आ गई थी। ऐसे कितने लोग आपको मिलेंगे। और एक मेरा ये मानना है दोस्तों कि आज़ादी के बाद जब 50-60 की दहाई में जब नई गज़ल ने अपनी पैठ बनानी शुरू करी, जब गज़ल उर्दू अरबी फ़ारसी के लफ्ज़ों से हट करके क्लासिकल रवायत से नई गज़ल के फॉर्म में आई जिसको बोला जाता है, तो आप अगर चर्चा सुनेंगे साहित्य के क्षेत्रों में तो आपको 4-5 नाम लोग खट से ले लेंगे। जैसे पाकिस्तान में चले जाइए तो पाकिस्तान में नासिर काज़मी का नाम बड़ा अदब के साथ लिया जाता है कि भाई नई गज़ल के वो पुरोधा थे। वही नई गज़ल के पुरोधा हिंदुस्तान में बशीर बद्र थे। उन्होंने 70 की दहाई से जो भी लिखना शुरू किया, इतने सरल शब्दों में, आम बोलचाल की भाषा में जो गज़ल में पिरोए उन शब्दों को, वो हुनर हिंदुस्तान में बाद में बहुत से लोगों में आया। लेकिन जो नासिर काज़मी का रुतबा पाकिस्तान में है, जिसको नई गज़ल के पुरोधा के रूप में माना जाता है, वहीं नई गज़ल के पुरोधा हिंदुस्तान में बशीर बद्र हैं। किसी मामले में कम नहीं कहा जा सकता उनको। उनका इम्पैक्ट आने वाली जनरेशन्स पे बहुत ज़बरदस्त रहा। उन्होंने उस समय शायरी करनी शुरू करी और एक अलग लहजे से करना शुरू किया। उन्हीं का बड़ा फेमस गज़ल है ना, उनकी बड़ी प्रसिद्ध गज़ल है कि कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, वो गज़ल का लहजा नया नया, न कहा हुआ न सुना हुआ। ये उन्हीं का, ये अपने आप को चरितार्थ कर रहे हैं वो इस शेर में। और वो ऐसे समय में उन्होंने अपनी शायरी शुरू करी थी जब पूरे हिंदुस्तान के इंटेलेक्ट पर
तरक्की पसंद तहरीक का बड़ा एकदम विशेष हाथ रहा था। तो उन्होंने उस ज़माने में शायरी करना शुरू किया था जब एक ख़ास तरह की तहरीक बहुत फैली हुई थी, जिसको तरक्की पसंद तहरीक बोलते हैं, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन PWA, जो मुख्य रूप से कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित था और जो अपने आप को एक बागी स्वर बुलंद करने वाला शायरी करने वाले मानते थे। हमेशा सत्ता के खिलाफ लिखना, हमेशा विक्टिम कार्ड को अपनी शायरी में दिखाना और एक कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रति सिंपैथी रखना, ये उस आप जब पाएंगे प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के जितने शायर होंगे सबको चाहे पाएंगे आप। सज्जाद ज़हीर से लेकर के उसके जब शुरू हुआ था, अली सरदार जाफरी, मजरू सुल्तानपुरी, कैफ़ी आज़मी, ये सब कुछ नाम हैं जो आम जनमानस जिससे वाकिफ़ है। और उस ज़माने में ये माना जाता था कि भाई अगर आप सत्ता के ख़िलाफ़ कुछ नहीं लिख रहे हैं या आप गरीबों के बारे में कुछ नहीं लिख रहे हैं अमीरों को कोसते हुए, तो आप शायरी नहीं कर रहे हैं, आपकी शायरी में वो रुतबा नहीं होगा। बशीर बद्र ने उस ज़माने में उन्हीं शायरों के साथ उठते बैठते उनसे हट के शायरी करी। कभी भी वो अपने आप को, उनको कोई नहीं बोल सकता कि नहीं वो भी PWA का हिस्सा थे, क्योंकि उनकी शायरी में शुरू से इंसानी जो जज्बात हैं उससे जुड़े हुए अनुभवों को उन्होंने अपने गज़ल में पिरोया। और ये तरक्की पसंद तहरीक वालों में आपने देखा होगा, अली सरदार जाफरी से लेकर के बाकी बाद में भी जो कैफ़ी आज़मी वगैरह भी हो गए, इन लोगों ने शायरी को गज़लें भी लिखी लेकिन नज़्म में इनका काफ़ी ज़ोर रहा था। बशीर बद्र साहब ने शुरू से गज़ल को ही अपनी विधा बनाया और गज़ल के चलते ही उन्होंने अपनी पहचान बनाई। उन्होंने कभी भी नज़्म की तरफ रुख नहीं किया। और उन्हीं की वो गज़ल का शेर है ना कि मुझे खुदा ने गज़ल का दयार बख्शा है, मैं ये सल्तनत मोहब्बत के नाम करता हूँ। वो जो उनकी गज़ल है कि इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ। उसी में उनका शेर आता है कि खुदा ने मुझे गज़ल का दयार बख्शा है, मैं ये सल्तनत मोहब्बत के नाम करता हूँ। बिल्कुल सही उन्होंने फरमाया था, उनकी पूरी गज़ल की सल्तनत मोहब्बत के नाम ही है। एक हम जैसे तुच्छ से लोगों के लिए जो सुनते और पढ़ते रहते हैं, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया बशीर बद्र को लेकर के, मैं थोड़ा आई एम जंपिंग हेड, लेकिन मैं जस्ट उस बात का जिक्र आया है तो आपसे शेयर करना चाहूँगा। हम सबको मालूम है बशीर बद्र साहब के जीवन में एक ऐसा चैप्टर है 87 में मेरठ के दंगों में उनका घर जला दिया गया था। उससे उनका जीवन काफ़ी प्रभावित हुआ। लेकिन दोस्तों, बशीर साहब ने कभी भी विक्टिम कार्ड नहीं खेला। उन्होंने कभी भी अपने आप को बेचारा साबित करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने हमेशा अपनी शायरी से इंसानी जज्बातों को और ह्यूमन इमोशंस के जितने भी फॉर्म हो सकते हैं सबको अपनी शायरी में कैप्चर किया, सबकी गज़ल गोई की और विक्टिम कार्ड न खेलते हुए भी अपने मैसेज को उन्होंने दुनिया तक पहुंचाया। दुनिया ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया और इससे उनके एजाज में बहुत अच्छा खासा इजाफा हुआ। He had every reason to be negative about it, to play the victim card, to portray India into a bad light. He never did that. बाहर मुशायरों में जाते थे, अब जैसे पाकिस्तान जा रहे हैं या दुबई के मुशायरों में भी जाते थे, तो भाई वहाँ पे उनको अपनी बातों को, ऑडियंस ऐसी होती थी कि वो कुछ ऐसी बातें जो शायद यहाँ पे ना कर सकें सहज तरीके से, वो वहाँ पे ऐसी बातें, ऐसे शेर पढ़ते थे जो शायद अगर हिंदुस्तान में पढ़ते तो उसका कुछ अलग तरीके से प्रतिकार होता। लेकिन हर शायर में ये पाया जाता है। वो निदा फाजली का शेर है ना कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना तो कई बार देखना। तो अगर आप शायर को सिर्फ उसके अच्छे शेरों से या कोई ऐसा शायर ढूंढने की कोशिश करें तो जिसके जो सिर्फ आपके मनपसंद शेर पढ़े, तो ऐसा नहीं हो सकता। हर शायर ने अच्छे से अच्छी शायरी करी है, हर अच्छे शायर ने, और हर अच्छे शायर ने बहुत बुरी शायरी भी करी है।
और हर अच्छे शायर ने ऐसे भी शेर पढ़े हैं जिसको उसके बहुत चाहने वाले लोग उससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे और ये सोच के रखेंगे कि भाई अगर इन्होंने ये शेर ना पढ़ा होता या ऐसी बात ना की होती तो अच्छा होता। बहरहाल, तो मैं ये बात बता रहा था कि बशीर साहब ने कभी भी विक्टिम कार्ड नहीं खेला। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ शायरी पर ध्यान दिया। एक सीरीज चली थी, कन्हैयालाल नंदन ने संपादन किया था, उसमें आज के प्रसिद्ध शायर, तो उसमें बशीर बद्र पे भी एक किताब है, आज के प्रसिद्ध शायर बशीर बद्र। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने, शायद उस किताब में है या किसी और किताब में, मुझे याद है निदा फाजली साहब लिख रहे हैं उनके बारे में कि बशीर साहब शराब नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, कोई नशा नहीं करते, बाकी और कोई उनका ऐसा ऐब भी नहीं है उनके अंदर। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ शायरी करते हैं, नए शेर लिखते हैं और इस्लाह करने के लिए अपने साथी लोगों से शेयर करते रहते हैं। यही उनका टाइम पास है। शायरी की दुनिया में आपको ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे, बहुत कम लोग मिलेंगे जिन्होंने सिर्फ शेर कहे हैं और शेर कहना ही उनकी बीइंग का, उनके होने का एकमात्र उद्देश्य है। बशीर साहब बाद में आपने मैं अभी एक शिकायत पे आऊँगा, लेकिन ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों को कि शायरों को जब भी देखा जाए या जब भी उनको एसेस किया जाए, उनका मूल्यांकन किया जाए, तो उस बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। मुझे उर्दू वालों से बहुत ज़्यादा शिकायत इस बात पे रही है कि जब तक आप उनके हिसाब से चलिए, जब तक आप उनके एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को या एक पर्टिकुलर जिसको नहीं बोलते बिलीव्स को, सिस्टम ऑफ बिलीव्स को प्रोपोगेट करें, उसके बारे में कुछ बोलें, उससे इत्तेफाक रखते हुए अपनी बात कहें, तब तक तो ठीक है। लेकिन कोई अगर ऐसी बात जो उनके नोशंस के बियॉन्ड है या जो वो सोच नहीं सकते या जिससे वो स्वयं इत्तेफाक नहीं रखते, अगर उसके बारे में या उससे जुड़ करके उसके फेवर में आप कुछ बोल दीजिए तो आपको तुरंत नकारना शुरू कर देते हैं। या आपने पाया होगा कि भाई तरक्की पसंद तहरीक वाले जितने शायर हैं, इन्होंने अच्छे खासे गाने लिखे हैं पिक्चरों में जो लोगों की ज़बान पे हैं, जो लोग गुनगुनाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके गाने या उनके शायरी गुनगुनाने के समय कोई ये सोचता होगा कि नहीं यार ये तो कम्युनिस्ट आदमी है, मुझे इसकी शायरी नहीं पढ़नी चाहिए, मैं गाना नहीं सुनूंगा। होता है बहुत, होता ना भाई, आइडियोलॉजी से प्रेरित बहुत से लोग होते हैं जो इस तरह से सोचते हैं, लेकिन इन लोगों की संख्या नगण्य है हिंदुस्तान में खासकर। लेकिन शिकायत मुझे इन लोगों से है कि जब इस तरह के लोग बहस करते हैं तो उस बहस में, मैं कम्युनिस्टों की बात कर रहा हूँ खासकर, वो तुरंत पर्सनल हो जाते हैं। बजाय इसके कि क्या कहा जा रहा है, वो तुरंत इस पे आ जाता है कि कौन कह रहा है। उनका मूल्यांकन आम जनमानस इस तरह से नहीं करता, लेकिन वो दूसरे का मूल्यांकन हमेशा इस तरह से करते हैं। तो 90 की दहाई में बशीर साहब भारतीय जनता पार्टी जो की विचारधारा के करीब तो नहीं आए थे। अटल जी का ऐसा व्यक्तित्व था, स्वर्गीय अटल जी का ऐसा व्यक्तित्व था कि अटल जी से वो इन्फ्लुएंस रहे, उसके चलते उनकी ऐसा ज़माने को लगने लगा कि वो शायद भाजपा की आइडियोलॉजी के करीब आ गए हैं। उसी दौरान उनको साहित्य अकादमी भी मिला, पद्मश्री भी मिला, और अटल जी के साथ उन्होंने अमेरिका में कवि सम्मेलनों में भी अपनी शायरी पढ़ी। ये बात उर्दू अदब में एकदम नागवार गुजरी। ये बात उस टाइम के जितने भी लोग थे सबको बहुत अच्छी तरीके से खटकती थी, और उन्होंने इसको लेकर के बशीर साहब की शायरी से अपना ध्यान हटा लिया और बशीर साहब के पॉलिटिकल ओरिएंटेशन या बशीर साहब का किस नेता के साथ उठना बैठना है, या उनको मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी का जो मुखिया बना दिया गया, उसके चलते भी हुआ कि भाई इनको तो वो मिला है कि ये उस सरकार के फेवर में बोलते हैं जिसको हम पसंद नहीं करते, तो हम इनको पसंद नहीं करते। अगर इस पैमाने से दोस्तों किसी भी शायर को आकलन किया जाएगा तो कोई भी शायर किसी भी पैमाने पर सही नहीं बैठेगा। हर किसी के अंदर कुछ न कुछ ओरिएंटेशन होते हैं, पर्सनैलिटीज़ को लेके, पॉलिटिक्स को लेकर के, और वो फ्री है, ये उसकी इच्छा है कि वो किसके साथ अपने आप को जोड़ करके रखना चाहता है और दुनिया को दिखाना चाहता है। लेकिन उसके चलते उसने जो शायरी की है, उसने जो कविता की है, लिखा है, जिसमें उसने ह्यूमन इमोशंस की बात करी है, उसको आप कैसे नकार सकते हैं? मेरा यही एतराज़ है।
और उर्दू अदब वालों ने बशीर साहब को उम्र के उनके 90 की दहाई के बाद से एक तरह से नकारना शुरू किया। ये विधि का विधान था कि बशीर साहब 2008-9 के बाद उनको डिमेंशिया का शिकार हो गए, तो कभी सम्मेलनों में जाना बंद कर दिया उन्होंने, और तब तक अगली पीढ़ी ने उर्दू मुशायरों को और उसको ओवरटेक कर लिया था, जिनकी शायरी एक अलग ही तरीके की थी, जिनको मंच से खड़े होकर के सिर्फ एक जो नया पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था देश में उसको क्रिटिसाइज़ करना था। उन्होंने उस तरह की शायरी करी, उससे अपनी पहचान बनाई। लेकिन बशीर साहब को बहुत कन्वीनियंटली उर्दू वालों ने 90 के बाद से साइडलाइन कर दिया था। तो इसलिए मुझे थोड़ा ऐतराज़ हुआ, ऐतराज़ तो नहीं हुआ, मुझे थोड़ी हंसी भी आई। मैंने वो भी किया कि उनके मृत्यु के बाद कुछ लोगों के जब कमेंट आना शुरू हुए, कुछ एक लोगों ने मतलब अपना पॉडकास्ट भी किया जिसमें वो महान शख्सियत और बशीर बद्र साहब को मुसलमान शायर के तौर पे पेश कर रहे हैं, और उनके उन शेरों पर वो ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं जो थोड़ा एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में कही गई है, बजाय उसके कि जो उनके और कितने लाखों शेर हैं, कई शेर हैं जो लोगों में पैठ बनाए हुए हैं, उसका जिक्र तक नहीं किया गया उसमें। बहरहाल ये लोग इस तरह से करते हैं, इस तरह से देखते हैं। मेरा ये मानना है दोस्तों कि गज़ल का जब जब जिक्र होगा, और ये मैं नहीं कह रहा, आप बशीर साहब की किताब पढ़ेंगे तो उसमें बड़े बड़े साहित्यकार हैं, उन्होंने, जैसे मुझे याद है गोपीचंद नारंग बहुत बड़ा नाम थे उर्दू अदब में, उन्होंने टिप्पणी की थी बशीर साहब को लेकर कि भाई उर्दू गज़ल में इनका योगदान अप्रतिम है, मतलब सराहनीय है। होता है दोस्तों, अगर आपके पास कोई हुनर आ जाए जो बहुत से लोग जिसकी कामना करते हैं, जिसकी चाहना रखते हैं, लेकिन उनके पास आ नहीं पाता, तो उनका आपसे रश्क करना, ईर्ष्या करना बड़ा जायज़ सी बात होती है। बशीर साहब के साथ यही था, वो मिसरे पे मिसरा ऐसा बिठा देते थे कि बड़े बड़े लोग खून फेंक दें लेकिन उस तरह का मिसरा नहीं लिख पाएंगे। तो ये रश्क जो रहता है वो तो रहेगा, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। कितने शेर हैं, मतलब आप उनके शेरों के गिनाने शुरू करें, जो उनका सबसे यादगार शेर है, जो उर्दू अदब में जब तक रहेगी, दुनिया रहेगी, तब तक वो हमेशा शेर पढ़ा जाएगा, जिसको लोग बोलते हैं ना, मीना कुमारी जी से लेके इंदिरा गांधी जी से लेके और भी कई ज़माने में लोग जब जुदा होते हैं या किसी को ये बताना चाहते हैं कि भाई आप हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, तो वो शेर 2 लाइनें, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। हाँ, और ये दोस्तों शेर 50 की दहाई का है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 50 से 60 की उनकी गज़ल है, तब की दहाई का है। जब तक साहित्य रहेगा या जब तक कोट मतलब लोगों में ज़रा भी वो रहेगी, वो ये शेर हमेशा सबकी ज़ुबान पर रहेगा। ये शेर आपने ट्रकों के पीछे भी पढ़ा होगा, और ये शेर बड़े से बड़े आदमी के मुंह से आपने सुना होगा। ये शेर की पैठ है। बशीर साहब का ही शेर, जब कोई छोटा आदमी बड़े शहर में आता है और जब यहाँ के शहर के तौर तरीकों में मिसफिट पाता है अपने आप को, तो उसको वो शेर याद आ जाता है बशीर साहब का कि कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। ये तुरंत भाई ग्रामीण जीवन से कोई आदमी जो एकदम जेन्युइन है, जो जैसा अंदर है वैसा बाहर है, वो जब शहर के कृत्रिम जीवन में आता है और देखता है कि लोग यहाँ पे 2-2 चेहरे लगा के चल रहे हैं, तो उसको ये शेर बिल्कुल याद आएगा कि ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। मुझे याद है एक बार आशुतोष राणा का मुझे याद है 90 के दशक में जब उनकी 2-3 पिक्चरें बड़ी प्रसिद्ध हुई थी, दुश्मन और संघर्ष, तो उसके बाद उनको पुरस्कार वगैरह भी मिला था। वो आए, कोई शायद फिल्म फेयर का पुरस्कार था, लेने के लिए आए और उन्होंने वो शेर पढ़ा कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। लक्ष्य जिसको साधना हो, जिसको जो किसी लक्ष्य के पीछे जुनूनी हद तक पागल हो,
उसकी जुनून को इससे अच्छा शेर क्या डिस्क्राइब करेगा कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। या आपको अपने आप को प्रेरित करना है तो वो शेर पढ़ दीजिए कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। आप शेरों को देखिए, इसमें ऐसा कौन सा लफ्ज है जिसके लिए आपको डिक्शनरी रेफर करनी पड़े? कोई ऐसा लफ्ज नहीं है। आम जनमानस में, आम बोलचाल में बोले जाने वाले लफ्ज हैं। इसको सिर्फ गजल के खांचे में बहुत सादगी से पिरो दिया गया है। बशीर साहब का यही सबसे बड़ा हुनर था। या आप अपने किसी बिलवड से बहुत दिन बाद मिलना चाहें, मिल रहे हैं, और उसके बाद अचानक से होता है कि भैया चलो मुलाकात इतनी ही थी, तो उनका वो गज़ल का मतलब नहीं कि न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। हमेशा ऐसी कैफियत है जो आपको हमेशा यही बिल्कुल रहेगा, अरे यार अभी तो मिले थे, कि न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। उसी गज़ल में अगला शेर है ना, बड़ी अच्छी रोमानियत सी वो इमेज पेंट करता है कि जो मैं चुप रहा तो हवा रुक गई, जुबान सब समझते हैं जज्बात की। ऐसे ही बशीर साहब की एक गज़ल है, उसमें एक दो शेर हैं जो नात के हैं, हमद के हैं, लेकिन उसका जो मतलब है कि खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। इससे बेहतर और खुदा से कोई क्या मांग सकता है कि हमको ऐसी खुदाई मत देना कि अपने सिवा हमको कुछ दिखाई देना बंद हो जाए। इसी गज़ल का आखिरी शेर है कि खुदा ऐसे एहसास का नाम है, रहे सामने और दिखाई न दे, दिखाई न दे। तो मेरा मानना है दोस्तों कि बशीर साहब की जो उनके साथ जो इनजस्टिस हुआ है, आई एम यूजिंग दिस वर्ड वेरी मतलब नोइंगली, उनके साथ बाकायदा इनजस्टिस जानबूझ करके किया गया है। मैंने ऐसी कई महफिलें सुनी हैं, ऐसे कई लोगों को बात करते देखा है उर्दू अदब पे मुशायरों के हवाले से, जो ऐसे छोटे छोटे शायरों का नाम लेकर के उनको क्रेडिट देना चाहते हैं कि नहीं इनका योगदान बड़ा रहा है और इन्होंने मुशायरों में बड़ा नाम कमाया है, और वहाँ बशीर बद्र साहब का मेंशन भी नहीं आता है, नाम भी नहीं आता है। ये डेलिबरेटली किया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से और एक ऐसे शख्सियत के साथ अपने को जोड़ के देखते थे जो बाकी उर्दू वालों को नागवार गुजरता था। इसका एक बड़ा आप लोग यूट्यूब पे देखेंगे तो मिल जाएगा। उर्दू के बड़े शायर हुए, कोरोना काल में इनका निधन हो गया, राहत इंदौरी। वो एक मुशायरे में, मेरे ख्याल से 2001 या 2 का मुशायरा है, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे और उनके घुटनों का ऑपरेशन हुआ था। एक मुशायरा पढ़ रहे थे और उसमें उनका वो बड़ा बेहुदा शेर पढ़ा उन्होंने। पहले उन्होंने मतलब पढ़ा माहौल बनाने के लिए, जर्द कैसा है और ये आईना जर्द जर्द कैसा है, और उसमें फिर शेर पढ़ते हैं वो कि काम घुटनों से जब लिया ही नहीं, फिर ये घुटनों में दर्द कैसा है। और बशीर साहब वहीं बगल में नीचे बैठे रहते हैं, उनको पॉइंट करके मतलब ये एहसास कराने की कोशिश करते हैं कि देखो जिसके साथ तुम जुड़ रहे हो उसके बारे में मेरी ये राय है। होता है इस तरह से लोग करते हैं। मेरा ये मानना है दोस्तों कि अगर आप इस पक्ष वाले ये कर रहे हैं तो जब उस पक्ष वाले खड़े होंगे तो वो भी आपके लिए ये करेंगे, तो ये आपको नागवार नहीं गुजरना चाहिए। अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपके पास है तो जब दूसरे व्यक्ति के पास माइक आएगा तो वो अपने बारे में अपनी अभिव्यक्ति करेगा, तो उसको लेकर के आप तुरंत तर्क वितर्क मत करने लगेंगे कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, हम सही बोल रहे हैं। हर किसी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इस तरह का उनके साथ व्यवहार हुआ। बाद में बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो अपने बारे में ठीक है बड़ी हाई ओपिनियन रखने लगे, उन्होंने अपने आप को बशीर मीर तकी मीर और गालिब के समकक्ष रखना शुरू कर दिया। ऐसा एक शायर नहीं है, उस मैंने मुशायरों से सुनता रहता हूँ जिसको अपने बारे में गुमान ना हो कि वो बड़ा शायर है। गाहे बगाहे किसी न किसी तरीके से वो इस बात को जाहिर ज़रूर करता है कि वो बहुत बड़ा शायर है। बशीर साहब ने उसमें से कोई, ही वॉज नो डिफरेंट। चलिए उन्होंने बोल दिया, आप उससे अग्री नहीं करते, लेकिन उनकी शेरों की जो पैठ है लोगों में
वो उनको उसके बराबर खड़ा करती है कि नहीं करती है? रामचरितमानस गोस्वामी जी की लिखी हुई रचना करोड़ों लोगों की प्रार्थना अभ्यर्थना बनी हुई है। उसकी कितनी चौपाइयां लोगों की जुबान पे हैं। एक कवि को इससे बड़ा एजाज क्या मिलेगा कि उसकी लिखी हुई, उसकी कही हुई बातें लोगों की जुबान पे हैं। लोग अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग परिस्थितियां लाइफ में फेस करते हैं, तो लोगों को आपकी कविता याद आ जाती है अपनी बात को कहने के लिए। इससे बड़ा कोई शायर क्या अपनी तमन्ना रखेगा? किताबों में कैद रह करके और सिर्फ एकेडमिशंस के लिए अपनी उपयोगिता बना करके रखना, ये साहित्य का काम नहीं है। आप पब्लिक एट लार्ज, आम जनमानस आपके साहित्य से क्या सीख रही है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। उसको किस तरह से चरितार्थ कर रही है, उसको आपकी कृतियों में अपना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये एक बहुत बड़ा पैमाना है। तो इस तरह से ये कर देना कि नहीं नहीं यार ये तो हल्के शायर है। और वो एक फिराक साहब की वो किताब में उन्होंने लिखा हुआ था ना, फिराक साहब के जो शिष्य थे रमेश चंद्र द्विवेदी, उन्होंने लिखा कि फिराक साहब अक्सर कहा करते थे, वो कोट करते थे किसी अंग्रेजी के, उसको शायद टेनिसन की थी या किसने लिखा था, कि अवर मिडलिंग इंटेलेक्ट इज द प्रॉब्लम, मतलब वी मर्डर टू डाइसेक्ट। तो किसी का डाइसेक्शन करना है, एनालिसिस करनी है, तो पहले आपको उसका मर्डर करना पड़ेगा। यही हाल हमारे यहाँ आलोचकों का भी रहता है कि वो ऐसी ऐसी बातों पे आलोचना कर देते हैं जिसको जो आम जनमानस सोचता भी नहीं यार, अच्छा ये भी एक नजरिया हो सकता है क्या? तो ये अपनी राय है। मैं एक आम जनमानस के एक ऐसे आदमी के तरीके से मिशेल बद्र से आपका परिचय कराना चाह रहा हूँ, जो श्रोता रहा है, जो उनका पाठक रहा है, जिसको उनके शेरों ने प्रभावित किया है। मेरा ये मानना है दोस्तों, मिशेल बद्र साहब, ये बड़ी सोच समझ के मैं ये बात कह रहा हूँ कि उर्दू अदब में वो एक फुटनोट नहीं है, एक मुकम्मल चैप्टर है। और जब तक गजल की विधा पे बात होगी, कोई भी डिस्कशन, कोई भी परामर्श या कोई भी गजल से जुड़ी हुई बात बिना उनका जिक्र किए, बिना उनके शेरों का जिक्र किए पूरी नहीं हो सकती। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, मेरी यही प्रार्थना है। फिर मिलेंगे।